स्टूडेंट, जो आज आपका टॉपिक है वो है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देखिए, सबसे पहले इस टॉपिक को शुरू करने से पहले इसका मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण, लोकतंत्र। सबसे पहले मैं जैसे ये टॉपिक है, इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले कुछ तुम्हें समझाऊंगी जिससे कहीं ना कहीं तुम इसको समझ जाओ कि लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण है क्या। लोकतंत्र आप जानते हैं क्या है? लोकतंत्र, हाँ हाँ, बिल्कुल सही बताया तुमने। ऐसा माना जाता है, लोकतंत्र कहते हैं जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से ही जनता के बीच में से जो मौजूद व्यक्ति हैं वो शासन करें, उसे लोकतंत्र कहते हैं। देखिए, सुनिए मेरी बात। कहीं ना कहीं पहले राजतंत्र था, रियासतें होती थी, उनकी राजा होते थे, फिर राजा का पुत्र ही राजा बनेगा, फिर उसका पुत्र ही राजा बनेगा, फिर किसी दूसरे रियासत के राजा ने उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और वो जीत गया तो वो राजा बन जाता था। तो ये सत्ता हस्तांतरण का टाइप था। लेकिन आज हम जिस भारत में रह रहे हैं उसको डेमोक्रेसी बोला जाता है, लोकतंत्र बोला जाता है। लोकतंत्र कहते हैं, इसमें आज हम सभी स्वतंत्र हैं। बबीता, अगर मैं तुमसे कहूं सॉरी बच्चों, अगर मैं तुमसे कहूं तुम मुख्यमंत्री बन सकती हो, बिल्कुल मैं बन सकती हूँ, या तुम बच्चे तुम भी बन सकते हो, हम प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं, क्योंकि हमारे पास वोट देने का अधिकार है। यदि हम वोट देने का अधिकार रखते हैं तो हम इलेक्शन लड़ने का भी अधिकार रखते हैं। आज एक साधारण व्यक्ति भी इलेक्शन लड़ सकता है, आज एक साधारण व्यक्ति भी वोट का इस्तेमाल कर सकता है। इसमें यह नहीं है आपके पास रुपया, पैसा, धन संपत्ति होनी जरूरी है। आज हम उस लोकतंत्र की बात कर रहे हैं जिसमें जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के बीच, मतलब चुने गए प्रतिनिधि हमारे ऊपर शासन करते हैं, और कहीं ना कहीं वो हमारे बीच के ही लोग होते हैं। वो कोई राजा महाराजा नहीं होते, वो हमारे बीच में से लोग होते हैं। तो इसको डेमोक्रेसी बोला जाता है, लोकतंत्र बोला जाता है। अब आता है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। देखिए, मैंने तुम्हें गांव की पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से मैं तुम्हें ग्रामीण शक्ति संरचना की बात बता रही थी कि गांव में जो शक्ति संरचना थी उसका आधार कहीं ना कहीं ग्राम पंचायत, जाति पंचायत, संयुक्त परिवार, ये सब रहे हैं। ग्रामीण शक्ति संरचना में वे लोग आते थे जो बड़े बड़े जमींदार होते थे। कौन बनता था? प्रधान वगैरह, पंच वगैरह, वही लोग बनते थे जो जाति में उच्च जाति के होते थे, ठीक है, और गांव में अपना आधिपत्य जमाते थे। तब जब 1947 को हमारा देश आजाद हुआ, और उससे पहले भी सन 1909 में अंग्रेजी सरकार ने लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण के माध्यम से पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी। अभी मैं इसे डिटेल में समझाती हूँ। ऐसा माना गया, जब देश 1947 में आजाद हुआ तो ये देखा गया भारत की 85 से 90% आबादी गांव में ही निवास करती थी। उन्होंने कहा अगर भारत का विकास करना होगा तो सबसे पहले गांव का विकास करना पड़ेगा। जब हम गांव का विकास करेंगे तभी भारत का विकास संभव है। इसलिए ऐसा कहा गया, गांव के ऊपर ध्यान दो, गांव के लोगों के ऊपर ध्यान दो, गांव की तरक्की पर ध्यान दो। तब सरकार ने सन 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की घोषणा की। और ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या थे? इनमें गांव के कल्याण के लिए गांव की विभिन्न योजनाएं चलाई गई, चाहे गांव से संबंधित कृषि से हो, सड़कों से हो, पेयजल से हो, सिंचाई से हो। तुमने देखा होगा राजस्थान के बहुत सारे गांव जिनमें पेयजल की समस्या, उत्तराखंड के बहुत सारे गांव जहां पेयजल की समस्या। तो कहीं ना कहीं उन्होंने कहा गांव में जाओ, वहां की समस्याओं को देखो कि उस गांव में क्या समस्या है, फिर उसका निराकरण करने की कोशिश करो। तो ऐसे में क्या हुआ बच्चों, मेरे ध्यान देना तुम बात पे। दिल्ली में बैठी सरकार
कुछ व्यक्तियों को भेजकर जैसे गांव में सर्वेक्षण करवा लेना, गांव की समस्या बता दी कि जी गांव में तो पेयजल की समस्या है, तो लेकिन दिल्ली में बैठे लोगों को नहीं पता कि जो भारत में, पहले की बात कर रही हूं मैं, जो भारत के गांव हैं वो विषमताओं वाले हैं। उत्तराखंड के गांव की कंडीशन या समस्याएं वो नहीं होंगी जो उत्तर प्रदेश के गांव की समस्याएं होंगी, या उत्तर प्रदेश के गांव की समस्याएं जो होंगी जरूरी नहीं है वो पूर्वी भारत के गांव, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, उनकी भी होगी। तो ऐसे में हुआ कि सिर्फ एक बड़े शहर में बैठकर गांवों के लिए योजनाएं बनाना सार्थक सिद्ध नहीं हो सकता। तो ये कहीं ना कहीं इसमें ये सफल नहीं हो पाया। इसे शासन सरकार तक सामुदायिक विकास कार्यक्रम को कहने लगे लोग कि ये तो सरकार की योजनाएं हैं, जो कि क्योंकि गांव, अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, उत्तराखंड के गांव में क्या है, उत्तराखंड के गांव में लोग क्या करते हैं, सीढ़ीनुमा खेती करते हैं। वहां सिंचाई के साधन मौजूद नहीं है। बारिश आई तो उपज होगी, बारिश नहीं आई तो उपज नहीं होगी। ऐसे में, और रही मैदानी क्षेत्रों की, तो वहां नहरें हैं, सिंचाई के अन्य साधन हैं, तालाब हैं, कुएं हैं, उनसे सिंचाई हो जाती है। तो ऐसे में उन्होंने कहा गांव विषमताओं पर आधारित है, सभी गांव की समस्याएं एक जैसी नहीं है। तो ऐसे में हमें गांव की समस्याओं को जानना होगा, और वो हम नहीं जान सकते। कौन जान सकता है? जो उस गांव में रहने वाला व्यक्ति हो। ये दिल्ली में बैठी सरकारें नहीं जान सकती थी उस समय, क्योंकि वो तो वहां बैठी है, उन्हें क्या पता गांव में क्या समस्या है। तो उन्होंने कहा है कहीं ना कहीं जनता के द्वारा ही शासन किया जाना चाहिए। जो पंचायती राज व्यवस्था है, मैं तुम्हें अभी बताती हूं, पंचायती राज व्यवस्था जो 1952 में ये सफल नहीं हुए गांव की समस्याओं को दूर करने में। सरकार ने 1955 में केंद्रीय मूल्यांकन समिति का गठन किया। तो केंद्रीय मूल्यांकन समिति ने बताया कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम के जरिए हम गांव की समस्याओं को सफल करने में सफल नहीं हुए। तो ऐसे में सन 1957 में सरकार ने बलवंत राय मेहता समिति बनाई। बलवंत राय मेहता एक व्यक्ति थे, उनके दिशा निर्देशन में एक समिति बनाई कि आप हमें बताइए गांव का कल्याण कैसे हो सकता है। तब बलवंत राय मेहता समिति ने सरकार को सुझाव दिया कि हर एक गांव में यदि गांव का प्रतिनिधि हो, हम स्थानीय लोगों के माध्यम से ही शासन को चलाएं, तो उससे क्या होगा, हमें गांव की समस्या का भी पता चलेगा, गांव के लोग अपनी समस्याओं को मिलजुल कर खुल दूर कर सकेंगे, और कहीं ना कहीं गांव का विकास संभव हो सकेगा। तो वास्तव में पंचायती राज व्यवस्था के बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया, और लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण इसी वजह से पंचायती राज व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, क्योंकि बलवंत राय मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया था कि सरकार को पंचायती राज व्यवस्था लागू कर देनी चाहिए। पंचायती राज व्यवस्था का मतलब ही हुआ कि स्थानीय लोग और जन समुदाय के लोग प्रतिनिधि के रूप में चुनकर आए, जैसे प्रधान की बात होती है। आज तुम जो गांव में इलेक्शन देखते हो ना, इलेक्शन होते हैं प्रधान के, अब ये नहीं है जो जमींदार है वो ही प्रधान बनेगा। तुमने SC, ST, OBC, इवन महिलाएं भी प्रधान देखी हैं। तो वो कहीं ना कहीं बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे जब पंचायती राज व्यवस्था लागू करने की सिफारिश की गई, उसी का परिणाम है, और कहीं ना कहीं उसी को लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा गया। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब होता है लोकतंत्र का हिस्सा, विकेंद्रीकरण मतलब गांव की तरफ जाना, गांव की तरफ। एक बड़े शहर में बैठकर पूरे भारत की योजनाएं ना बनाना, बल्कि छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना पूरे भारत में। जैसे हमने प्रधान को प्रतिनिधि बना दिया, प्रधान जो है वो गांव का प्रतिनिधि है, वो गांव की समस्याओं को बताएगा, फिर समस्याओं को दूर भी करेगा,
लोगों को सारी समस्याओं का समाधान उपलब्ध कराएगा, फिर उन समस्याओं से वो ऊपर शासन में बैठे लोगों को अवगत कराएगा, फिर लोग उनकी समस्याओं को समझेंगे। तो कहीं ना कहीं कहने का मतलब जनप्रतिनिधियों को चुनना स्थानीय स्तर पर, जो कि गांव के समस्याओं को समझे। जैसे मैंने तुम्हें अभी कल वीडियो में, परसों वीडियो में एग्जाम्पल दे रही थी, एक ग्राम प्रधान थी तो वो विदेश तक गई थी, तो मैंने कल देखा, कल राज्यपाल से, हमारे उत्तराखंड के माननीय राज्यपाल, उनसे उन्होंने मुलाकात की, राजस्थान की प्रधान ने। मैं तुम्हें आज ग्रुप में वो फोटो शेयर करूंगी, ठीक है? तो तुम देखना, उन्होंने अपने गांव की तस्वीर को ही बदल डाला है उस महिला ने। तो कहने का मतलब लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण होते हैं कि छोटे छोटे गांवों की तरफ को जाना, उस गांव की समस्याओं को समझना, वहां के स्थानीय लोगों की मदद से। ऐसा ना हो कि दिल्ली में बैठा व्यक्ति प्रधान बन जाए मध्य प्रदेश के गांव का, नहीं। स्थानीय लोग जनप्रतिनिधि के पद को संभाले और उन्हीं के बीच में से चुन के आए, वही लोग चुने कि ये हमारा नेता होगा, ये हमारा नेता होगा। तो इसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहा गया। कहीं ना कहीं बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर पंचायती राज व्यवस्था का सुझाव दिया गया, और इस पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से की गई। पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत सबसे पहले बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर से शुरू की गई। फिर इसको उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, लगभग आंध्र प्रदेश सभी में लागू कर दिया गया था। तो कहीं ना कहीं इसका मोटिव यही था, उद्देश्य यही था कि हम देखो खुद अपने मैं तुम्हें एक एग्जांपल बताती हूँ। यदि मेरे परिवार में कुछ समस्या है तो उसे तो मैं जान सकूंगी ना, या मेरा परिवार का कोई सदस्य जान सकेगा, उसे बाहर वाला तो नहीं जान पाएगा, ठीक है? इसी तरीके से गांव को एक सबसे छोटी इकाई मान लिया गया, और ऐसा माना गया यदि गांव की समस्याओं को हल करना है तो गांव के में से ही प्रतिनिधि को चुनना पड़ेगा, वो अपनी समस्याओं का निराकरण करेगा। और बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर त्रिस्तरीय व्यवस्था की गई थी। उसे मैं जब अभी तुम्हें पंचायती राज व्यवस्था पढ़ाऊंगी कल को, तब मैं तुम्हें डिटेल में समझाऊंगी पूरा टू द पॉइंट, क्या त्रिस्तरीय व्यवस्था थी, किसके तहत प्रतिनिधि चुन के आते हैं, 73वां और 74वां संविधान संशोधन क्या है, 1993 में इसमें क्या चेंजेस किए गए, और जितने भी इलेक्शन, जैसे ऐसा कहा गया, जो बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर यह बात आई कि जो ये प्रतिनिधि होंगे ये सिर्फ 5 वर्ष के लिए चुनकर आए जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना, अगर कोई व्यक्ति एक पद पर बना रहता है उसके अंदर वो आ जाती है निरंकुशता। तो ऐसे में चेंज होते रहने चाहिए, किस लिए कि लोग जैसे बाईचांस 5 साल रह लिया, अब दूसरे को मौका मिलना चाहिए। यदि देखो, और इसमें यह भी है, यदि जनता चाहती है कि आगामी 5 वर्ष के लिए भी यही व्यक्ति कार्य करे तो उसे दोबारा चुनाव लड़ने का भी अधिकार होता है। जैसे हम देख रहे हैं देश में प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार है, एक बार वो प्रधानमंत्री रहे हैं, ये उनका दूसरा कार्यकाल है, अब तीसरे के लिए इलेक्शन होने जा रहे हैं, अब देखते हैं उसके रिजल्ट क्या आएंगे। तो कहने का मतलब हम जनता रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए कहते हैं ना, अभी अभी तुमने शपथ ली है ना वोट की, तो ये इसलिए तो देखिए हम अपने वोट के अधिकार को जानेंगे। वो क्या था बच्चों, वास्तव में शपथ किस लिए थी बबीता? हम अपना वोट जरूर देंगे। और देखो कई बार हम कहते हैं वोट क्यों देना, हम तो नहीं देते वोट, नहीं, बाद में फिर ये मत कहना ये सरकार ऐसा गलत काम कर रही है, नौकरी नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। हमें अपने अवेयर होना है, अपने वोट को एक तलवार की तरह यूज करना है। आज मैं इस व्यक्ति को वोट दूंगी तो कहीं ना कहीं ये हमारे कल्याण से संबंधित कार्य करेगा। ऐसा ना हो समाज में निरंकुशता आ जाए या कुछ हो जाए, या फिर हम वो कहने का राइट नहीं रखते कि ऐसा चल रहा है वैसा चल रहा है। तो अपने वोट के अधिकार को
जरूर इस्तेमाल कीजिए। ठीक है, तो ये है लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सत्ता का छिटकाव। एक तरह से एक जगह बैठकर सत्ता वो नियम नहीं बनाना, नियमों को कहां बनाना, बिल्कुल नीचे तक। जैसे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण कहते हैं, जैसे अगर ऐसे नगरों से गांवों में, राज्यों, देखो जैसे सेंट्रल से स्टेट से नगर, नगर से गांव, मतलब नीचे की तरफ लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण। ठीक है बच्चों, आज एक्चुअली क्या हुआ, वो आ गई